स्टार्ट कर दिया। आप लोगों की हम लास्ट में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। Without taking your name, please introduce yourself to board member. Sir, I did my schooling from a Jesuit missionary school, Dimapli. Then I pursued my graduation and post-graduation in history. Then I qualified Junior Research Fellowship conducted by UGC. Since graduation, I have been persistent in my preparation for civil services. Meanwhile, I have been serving as a faculty member in various educational institutions. तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रिपरेशन के दौर में ही बच्चों को मेंटरिंग कर रहे थे। जी सर। वो कैसा अनुभव है आपका? जी सर, वो मेरे लिए काफ़ी हितकर रहा सर। कि मैं जो मेरे से कुछ गलतियां हो रही थी, जैसे इस तैयारी के दौरान सर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सर मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन रहा था, तो उसके थ्रू सर मैं बार बार उसे रिवीजन कर पाया। और सर मैंने जब दूसरों के संघर्षों को देखा तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिला कि और भी मतलब तरीके हैं सर जिस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को अप्रोच कर सकता हूँ, तो काफ़ी मेरी। तो आप इतना अच्छा चीज़ कर रहे थे, इतने बच्चों को मेंटरिंग कर रहे थे, तो क्यों नहीं आप इसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं कि ठीक है मैं इसी फील्ड में आके एक क्षेत्र में काम करूँ, बच्चों को मेंटरिंग करूँ, उनको मदद करूँ, जो आपके जो रुकावट बना था उनके रुकावट ना हो बने। सर बिल्कुल सर, मैं टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन मानता हूँ और मेरे यहाँ तक की जर्नी में टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मगर सर मैं अपने बारे में सोचता हूँ सर, मुझे लगता है कि मैं अगर सिविल सर्विसेज में आऊँगा तो मुझे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रोल मिलेगा और मुझे लगता है कि मैं टीचिंग के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकता है उसमें अपने आप को ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर पाऊँ। तो शिक्षक ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग रोल नहीं है कि आप यहाँ भी पढ़ाई वहाँ भी पढ़ाई, इस क्षेत्र में जाएँ, बैकवर्ड लोगों को पढ़ाएं, मार्जिनलाइज सेक्शंस को पढ़ाई, ये भी तो बहुत डाइवर्सिफाई सेक्शन। जी सर, डाइवर्सिफिकेशन सर यहाँ पे आप लोकेशन के या सेक्शंस को आप टारगेट करने में कर सकते हैं, मगर जो पॉलिसी लेवल पे होता है सर कि आप जो है पॉलिसी लेवल पे चेंज ला सकते हैं सर, वो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज़्यादा होगी मुझे। आपका हॉबी है पोइट्री, जी लिखते हैं या क्या करें इसके बारे में कुछ बताएं? सर, मैं लिखता हूँ तो सुनता भी हूँ सर, मगर एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिला, तो सुनने पे तो मैं ज़्यादा दावा नहीं करूँगा सर, बस मेरे जो मन के ख्याल है जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और वाचिंग ट्रेवलॉग ये क्या होता है? सर मैं ट्रैवल ब्लॉग्स यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं उनको अलग अलग देश में या विदेश में जाकर के अलग अलग स्थानों के बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो मुझे काफ़ी इंटरटेनिंग और इंसाइटफुल महसूस होता है। क्या ये हॉबी जो है क्या समाज पे या आपके इस चीज़ में कोई असर डालता है? सर समाज पे सर एक तो है सर कि हमें एक कॉम्पैरेटिव फ्रेमवर्क मिलता है सर, अगर हम किसी राज्य में या किसी देश में कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो मुझे लगता है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन या एज अ कॉमन मैन भी मैं उसे कंपेयर कर पाता हूँ सर, और कुछ बेटर प्रैक्टिसेस जो मुझे अच्छी लगती हैं उसे मैं अपने स्तर पर प्रैक्टिस करने का, या वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सोसाइटी के लेवल पे। अरावली इशू आपने सुना होगा, जी। इसमें 100 मीटर एक डेफिनेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट और जो कमेटी गठन किया गया, मुझे आप ये बताइए हिल्स और पीक में क्या डिफरेंस होता है? सर पीक एक पॉइंट जो सर वो उसका पॉइंट होता है सर, उसे पीक कहते हैं सर, और हिल सर मैं बहुत ज़्यादा मैं सर इस पर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, मगर जहाँ तक मैं थोड़ा सा गेस करने का परमिशन चाहूँगा सर। बिल्कुल। पीक सर आप कह सकते हैं कि एक चोटी का जो सर सबसे ऊंचा भाग जो हुआ, ऊंचा पॉइंट हुआ, उसे पीक कहते हैं सर। और हिल सर होते हैं वो सर बहुत से मतलब सीरीज में होते हैं सर, उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम अगर अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक बोले तो क्या है? सर माउंट आबू सर। माउंट आबू क्या वो हाईएस्ट पीक है? सर माउंट आबू सर मुझे नहीं, हाईएस्ट पीक तो ऐसे हिल है, और चलिए ठीक, गुरु सर में आई बिल्कुल। गुरु शिखर सर। गुरु शिखर, बिल्कुल, वेरी गुड। डी-डॉलराइजेशन क्या होता है? सॉरी डी-डॉलराइजेशन सर, अभी एक मूवमेंट चल रहा है सर, या एक चर्चा चल रही है सर कि हमें जो अपना ग्लोबल ट्रेड है सर वो हमें डॉलर से कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना है सर, हमें डॉलर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अभी जो हालिया जो मुद्दे उठे हैं वो जिस तरह से अमेरिका का जो रुख रहा है सर, तो हमें ज़रूरत है कि हम डॉलर से डाइवर्सिफाई करके लोकल करेंसीज पे भी ट्रेड को लेते हैं। इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम रोल देखने को मिल रहा है? सर मुझे लगता है सर ब्रिक्स का बहुत अहम रोल है सर, वहाँ पे
स्विफ्ट के बारे में एक चर्चा भी हुई थी। क्या होता है स्विफ्ट? सर वही डी-डॉलराइजेशन का, सर डॉलर के ऑल्टरनेटिव में एक रीजनल लेवल पर एक कॉमन करेंसी का सेटअप करने के तो लिए। स्विफ्ट तो जैसे इंटर बैंक है या इंटरनेशनल आपको एजेंसी के थ्रू गेटवे होता है, उसे कहीं तो स्विफ्ट नहीं कहते हैं। सर मैं इस पे मैंने इस पे चर्चा नहीं की। आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने इतिहास के आप विद्यार्थी भी रहे, आप पढ़ाते भी हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं माओइज्म, लेनिज्म और मार्क्सिज्म, ये तीनों को कैसे आप अलग करते हुए इस एक्सट्रीमिज्म को समझा सकते हैं? सर सबसे पहले जो ये वामपंथ या कम्युनिज्म की शुरुआत हुई सर, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा की है। सर कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दिया था वो एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के लिए दिया था, मगर लेनिन ने जब उसे रशिया में अप्लाई करने का देखा तो रशिया वॉज नॉट सो इंडस्ट्रियलाइज, तो उसने उसे कहीं ना कहीं किसानों पर ले जा करके वो सॉरी सर मतलब वो इंडस्ट्रियल वर्कर पे ही रहे, मगर वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज नहीं था। माओ ने चाइना में जब उसे अप्लाई करने का प्रयास किया तो उसने उसे किसानों पे ले करके अपना आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि चाइना में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप उस वक्त नहीं था सर। तो वायलेंस किससे वायलेंस सर ये हुआ, वायलेंस का कारण ये रहा था कि जब लेनिन हो या मार्क्स ने ही वायलेंस की वकालत तो करने ही शुरू कर दी थी। मार्क्स ने वायलेंस को बढ़ावा मतलब सर- बोल सकते हैं प्राथमिकता दी है। सर क्लास स्ट्रगल जो उसने की बात की सर, तो उसमें जो है उसको हम लोगों ने या आगे जो स्कॉलर्स हुए उस फील्ड के, उन्होंने सर स्ट्रगल को सर वायलेंट रूप देने से कोई उसमें आपत्ति नहीं दर्ज की। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, पैट्रियार्की और कास्ट सिस्टम, इसमें आप किसको सबसे बड़ा घातक मानते हैं इंडियन सोसाइटी के लिए? सर दोनों ही घातक हैं, मगर अगर फिर भी मुझे एक ही चुनने का मौका मिलेगा सर तो मैं समझता हूँ पैट्रियार्की ज़्यादा घातक है, क्योंकि कास्ट सर हम मान लेते हैं कि एक अपर कास्ट लोअर कास्ट, लेकिन पैट्रियार्की सर विद इन द अपर कास्ट भी जेंडर बेसिस पे भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन को करता है सर। तो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट महिलाएं होती हैं, कहने के लिए तो समाज में ऊंचे दर्जे पर होती है, मगर घर में उनकी हालत जो है सर वो बिल्कुल तो भी। अब अगर ऐसा रहता तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट सिस्टम या पैट्रियार्की किस चीज को लेकर ज्यादा चर्चा की? अगर फंडामेंटल राइट्स में किस चीज को लेकर चर्चा हुआ? अगर आर्टिकल 17 की हम बात करें तो क्या है? सर वो अवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स पे है सर। तो सर वो टाइटल सर सिर्फ वो कास्ट का टाइटल नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस को दिखाता है कि आप कैसे किसी से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मतलब उसका क्या ये है, और उसके बेसिस पे आप उससे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो कास्ट तक सीमित नहीं। ठीक, थैंक यू सर। सो करंट अफेयर से अवेयर रहने के लिए एज अ टीचर आपको जरूरत पड़ती होगी, तो आप क्या सोर्स फॉलो करते हैं? सर मैं पेपर वगैरह पढ़ता हूँ सर, और जिस तरह के इस एग्ज़ाम का सर ये थोड़ा पैटर्न है सर, तो मैं कुछ मैगजीन वगैरह पे भी डिपेंडेंट रहता हूँ, जिसमें मुझे डायरेक्ट 1-to-1 आंसर मिलने की संभावना रहता है। तो पेपर में हाल ही के दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हो, कोई 3 इम्पोर्टेंट इवेंट जो आपको लगा है पिछले 1 हफ्ते? सर पिछले 1 हफ्ते में सर सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो सर वेनेजुएला क्राइसिस जो रहा, जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर वहाँ के राष्ट्रपति को पदस्थ कर दिया। और दूसरा सर मुझे लगता है कि एक सर अभी बहुत चर्चा में चल रहा है कि मेंटरिंग मूवमेंट, सर उस पर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं कि मेंटरिंग मूवमेंट देश में कैसे होना चाहिए, कैसे स्किल और डिग्री होने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो ज़रूरी है कि एक मेंटरिंग मूवमेंट चले जहाँ एक एक्सपीरियंस व्यक्ति उस फील्ड का लोगों को गाइड कर सके और ताकि उन्हें उचित अवसर मिल सके। तीसरा सर मैं देख पा रहा हूँ कि सर आज ही था सर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर कि जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें अगर उनमें मेरिट के आधार पर आए तो उन्हें आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं अगर वो मेरिट में आते हैं तो उन्हें ओपन कैटेगरी में भी इंक्लूड करके उनके मेरिट को ज़्यादा सम्मान दिया जाए। तो ये जो तीसरा फैसला है, क्या ये पहले से फॉलो नहीं हुआ है? सर इसके लिए मुझे विस्तार से देखना होगा सर, मैं अभी यहाँ आ रहा था तो मैंने ऊपर से फॉलो किया। हाल ही में किस देश के रिप्रेजेंटेटिव अभी भारत आए? सर जर्मनी के लिए। तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनको किस डेजिग्नेशन से जाना जाता है? चांसलर। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है वहाँ पे हम लोग चांसलर जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो भारत के किस पद के बराबर वहाँ का चांसलर का पद है? सर प्राइम मिनिस्टर। कौन सा सिस्टम है वहाँ पे गवर्नमेंट का? सर मैं उसका पर्टिकुलर नाम नहीं जानता। जर्मनी और भारत का 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताइए जहाँ पे ये दोनों देश साथ में हैं। सर यूएन।
सर नहीं। सिविल सर्विसेज, जैसा सर ने भी कहा कि आप ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन में हैं, तो सिविल सर्विसेज आपने कहा कि आपको लगता है कि डाइवर्स ऑफर कर रहा है प्लेटफॉर्म। मैं इसको और थोड़ा सा अगर नैरो डाउन करूँ, अगर आपको आपके पसंदीदा पोस्टिंग के बारे में अगर बीपीएससी पूछता है तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहेंगे कि आपकी पोस्टिंग हो और क्यों? सर मैं चाहूँगा कि मेरी पोस्टिंग, मुझे अगर चॉइस मिलती हो तो मैं चाहूँगा कि सर मेरी पोस्टिंग पटना में ही, क्योंकि मैं सर पटना में ही मेरा काफ़ी समय बीता है सर, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर पाऊँगा। यहाँ का मुझे आइडिया भी है सर, यहाँ क्या क्या इश्यूज़ चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसका भी मुझे एक अनुमान है सर। और मैं जब अगर सर्विसेज में जाता हूँ तो मैं उसका एक मैपिंग करके, जोनिंग करके मैं समझ सकता हूँ कि किस जगह पे किस तरह की बात है, तो मैं उस पर काम करूँ। तो पटना के कुछ इश्यूज बताइए, जैसे पिछले 1 साल में आपको पटना का जो क्राइम का हॉट स्पॉट है वो कौन कौन से एरियाज आपको लगता है कि हैं? सर पटना में मैं देख पाता हूँ कि सर जो सैंड माइनिंग है उसका माफिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है सर। दूसरा सर जो सबसे बड़ा है सर वो इलीगल जो लीकर का जो सर स्मगलिंग है, उस पर मैं समझता हूँ कि काम करने की थोड़ी ज़्यादा जरूरत है। पोइट्री आप लिखते हैं, आप कविता लिखते हैं। एक क्वेश्चन मेरा है जो कि पोइट्री इतिहास सबको कनेक्ट करता है और एक डाउट भी है दिमाग में कि हमने सुना है कि कालिदास जो है उनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग शेक्सपियर को कालिदास ऑफ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन बोलते हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पे बात ये है कि ये लिखा किसने, तो सर ये वी.ए. स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। सर वी.ए. स्मिथ जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है वो शेक्सपियर को बेहतर जानता है। तो चूंकि कालिदास की महत्ता समझाने के लिए तो उन्होंने अपने ऑडियंस को या जो उनके स्टूडेंट हैं उनको समझाया कि ही वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ताकि वो कालिदास की महत्ता को समझ सकें। बेशक सर अगर हम इसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से देखें तो ये बिल्कुल ही मतलब जायज़ बात नहीं मालूम होती है, क्योंकि कालिदास समय काल में भी शेक्सपियर से काफ़ी पहले आते हैं, मगर वही है सर वो जिन्हें टारगेट कर रहे हैं उनको समझें। ठीक है। 130वां संविधान संशोधन बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अभी न्यूज़ में रहा है हाल ही के दिनों में, क्या है ये? सर मुझे कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में? सर ठीक है। हिस्ट्री का जो रोल है, ऐसा माना जाता है कि जो करंट जियो पॉलिटिक्स है उसमें हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहूँगा कि ओस्लो अकॉर्ड जो है और बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है, ये दोनों किस रीसेंट जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक बैकग्राउंड है? सर ये वेस्ट एशिया में इजराइल पैलेस्टीन से जुड़े हुए मुद्दे पर है। ठीक है। आप ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं। जी हाल ही में हम लोग अगर 1-2 साल की बात करें तो कुछ फॉरेन टूरिस्ट पर भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ क्राइम इंसिडेंट्स में कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? सर हाल ही के दिनों पे तो नहीं सर, मगर मुझे एक जो सबसे महत्वपूर्ण केस याद आता है सर, वो सर उड़ीसा डीजीपी के सन थे सर बिट्टी मान थी, उनका सर जर्मन टूरिस्ट के साथ जयपुर में एक रेप केस था सर, वो मुझे याद आता है सर, जिसका काफ़ी ह्यूमन ट्राई हुआ था हाल ही के दिनों में सर। मुझे एग्जैक्ट तो भी याद नहीं है। अगर हम लोग 2-3 साल के इस कालखंड की बात करें तो ऐसी घटना दिल्ली में भी हुई थी, झारखंड में भी हुई थी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। जी आप इसे कैसे देखते हैं? सर ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ हमारे इस कल्चर को, संस्कृति को, देश को समझने के लिए कोई व्यक्ति आए और उनके साथ ऐसी घटना हो, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है सर, हर लेवल पे, मानवता के लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी सर। ज़रूरी है सर कि इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर किया जाए। कोई डेटा इसके बारे में आपको अगर कुछ पता हो एनसीआरबी का डेटा कि जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास आ रहे हैं उन पे कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट जो हुए उसके बारे में? नहीं सर, मुझे डेटा का तो अनुमान नहीं है सर मैं इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखता हूँ सर, और मेरा फोकस जो रहता है सर वो ज़्यादातर फॉरेन का जो ब्लॉग बनता है उस पर रहता है सर, मैं डेटा ओरिएंटेड पे रहता हूँ। तो आप बेसिकली ट्रैवल ब्लॉग में देखते हैं किस पर्पस से उसको? सर मैं इंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में NIT घाट पटना में इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक फॉरेन के टूरिस्ट आए थे और उनके सामने कुछ यहाँ के लोग थे जो गंगा नदी में कुछ वेस्ट बहा रहे थे, तो उन्होंने उनको बताया कि अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो आप नदी को गंदा क्यों कर रहे हैं। तो आप इस घटना को कैसे देखते हैं?
सर मे बी अब मैं डायरेक्ट तो इस इंसिडेंट से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर हो सकता है सर कि वो कुछ कल्चरली पूजा का अगर सामान हो तब तो वो एक हमारा रिलीजियस बात है, उसके एवज में अगर कुछ बात हो सर, जैसे कुछ प्लास्टिक वगैरह या कुछ अनवांटेड मटेरियल, सर बिल्कुल इस पे ज़रूरत है कि हमें कुछ पेनलाइज करने की ज़रूरत है, उस जगह को एक कांस्टेंट चेक डालने की ज़रूरत है। और फिर भी सर एक अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरे आप घाट को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, तो एक कांस्टेंट अवेयरनेस हम इसके लिए सर कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं सर, हम अवेयरनेस का कार्यक्रम चला सकते हैं, और हम सर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर सकते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को नियुक्त कर सकते हैं जो इनके बारे में सूचना दें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की रीच आजकल यूथ में ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा हित करता है। चलिए, बिहार में टूरिज्म के कौन है मिनिस्टर? सर बिहार में टूरिज्म मिनिस्टर सर मुझे अभी एग्जैक्टली। चलिए, आप अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट बनते सेक्रेटरी तो बिहार में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मैपिंग करना होगा सर, कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हिस्टोरिकली कल्चरली इम्पोर्टेंट है। फिर जो सर एग्जिस्टिंग जो सर्किट्स बने हैं, चाहे वो बुद्धा सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, जो भी सर्किट है सर, उसे हमें और कौन सर्किट है बिहार में? सर जैन सर्किट है, सूफी सर्किट है, रामायण सर्किट है, बुद्धा सर्किट है, एक और बोल रहे हैं इको सर्किट है, सिख का कुछ हाँ, सिख का सर। चलिए, क्या करेंगे इसमें बताइए। सर इसमें हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले तो सर डिजिटल ज़माना है, तो सर हमें एक ऐसा ऐप डेवलप करने की ज़रूरत है जिस ऐप से वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले। वहीं हमें टिकट का भी बुकिंग मिल जाए, अगर हमें मान लीजिए राजगीर जाना तो उस पर टिकट भी मिल जाए, हमें वहाँ गाड़ी भी उपलब्ध हो जाए उसी ऐप पर, फेयर टैक्सी भी उपलब्ध हो जाए, हमें होटल्स भी उपलब्ध हो जाए। ये सर एक बहुत अच्छा कदम होगा, ईजी होगा, ईजी इंटरफेस रहेगा सर। दूसरा सर हमें मैपिंग करके सर ज़रूरत है कि जो ऐसे स्थान है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका रख रखाव के लिए जो उनमें अगर कुछ कमी है तो उसे ठीक करना सर, उसे मतलब मेंटेन करना। दूसरा तीसरी बात सर हमें वहाँ पर सर सिक्योरिटी की व्यवस्था भी करनी चाहिए सर। चौथी बात सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम एक डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बना सकते हैं सर। मेरा मानना है कि सर ये सब एक उचित है। सिक्योरिटी के बारे में तो बताइए, जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास आते हैं बिहार में उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते? सर हम एक काम, मेरे दृष्टिकोण से सर एक काम किया जा सकता है, जब वो एयरपोर्ट से चेकआउट करते हैं सर तो हमारे पास उनका नंबर रहता है, हम उसे सर जीपीएस से अलाइन कर सकते हैं सर, और उन्हें एक एसओएस दे सकते हैं, वहीं पे एयरपोर्ट पे दोबारा से उन्हें बता सकते हैं। ऐसे तो अवेलेबल है, मगर उन्हें खास तौर पर बता करके, ताकि वो एसओएस से तुरंत ही किसी कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो तो सूचित कर सके। चलिए, आपने सर से बात करने के क्रम में बताया था कि आपने मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की। जी सर। तो मिशनरी स्कूल कैसे अलग है बाकी स्कूलों से? सर मिशनरी स्कूल का सर वहाँ पे जो फोकस मैं नहीं समझता हूँ सर कि अलग कहने का मतलब है सर उसका जो मिशनरी मैनेजमेंट स्कूल क्यों कहते हैं? सर उसके मैनेजमेंट में जो होते हैं सर वो मैक्सिमम सर हेड जो भी उनके हेड होते हैं वो सर क्रिश्चियंस होते हैं, इसीलिए सर, और उनका अपना सर एक इतिहास रहा है। वो ट्राइबल इलाके में या ऐसे मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के माध्यम से हो या स्कूल के माध्यम से हो। हालांकि सर मेरे समझ से, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो आज़ादी के बाद सर उनका रोल और आज़ादी के पहले के रोल में सर अंतर है। कैसे आपका दोनों में? सर पहले एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब एक सर वो ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड था सर, अब सर वो रिलीजियस सर्विस तो था ही, अब वो सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड है सर, और वो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ है सर। अब मैंने खुद पढ़ाई की है सर, तो मेरा अनुभव है कि जो पहले वहाँ कहा जाता था कि रिलीजियसली आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो मेरे अनुभव में ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्कूल में जैसे क्रिसमस त्यौहार मनाना, गुड फ्राइडे मनाना, क्या इसको उसके अंदर का पार्ट नहीं मानते कि धार्मिक प्रभाव बच्चों के दिमाग सर लेकिन वही स्कूल में सर हमारे इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट होता है सर, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है सर। ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर अपना चूँकि हेड वहाँ के आपके क्रिश्चियन है तो वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मगर हर त्यौहार में हमें छुट्टी मिलती है, हर त्यौहार को हम समान रूप से सेलिब्रेट करते हैं। पटना में कोई फेमस कॉलेज हो जो मिशनरी चलाता हो? सर पटना विमेंस कॉलेज। तो पटना में कॉलेज की कुछ खास आप बता सकते हैं क्यों फेमस है अपने एजुकेशन के लिए? सर मुझे तो चूँकि उसका कोई डायरेक्ट अनुभव तो रहा नहीं सर, मैं मगर जैसा कि मैं देख पाता हूँ सर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर गई हुई हैं, काफ़ी प्रोफेसर हमें पढ़ाया करती थी, तो सर मुझे लगता है कि वो काफ़ी मतलब एक व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व को निखारने में उसका चलिए,
आपने बताया कि आप अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मुझे दो अनुभव बताइए, एक सबसे सुखद और एक सबसे अजीबोगरीब अनुभव जो आपको बच्चों के साथ हुआ। एक बेस्ट अपना एक एक्सपीरियंस, एक वर्स्ट एक्सपीरियंस। सर बेस्ट एक्सपीरियंस तो ये होता है सर कि जब हम पढ़ाएं और बच्चे अपने रिजल्ट का श्रेय कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें दें। दुखद ये होता है सर कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे जो है वो कुछ पढ़ते हैं मगर कुछ ना कुछ ऐसे गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं कि अच्छे बच्चे भी हम देख पाते हैं कि हमारे आंखों के सामने कहीं ना कहीं समझाने के बावजूद भी थोड़ा भटक जाते हैं। तो उन बच्चों को समझाने के लिए आप क्या करते हैं? सर उन्हें मैं अपने जो भी मेरा अनुभव है सर उससे मैं गाइडलाइन देने का प्रयास करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। हो सके जो आपको आज अच्छा लग रहा हो वो आपके लिए कल हितकर साबित ना हो सर, मगर फिर वही बात है सर, मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं 24 घंटे उनके साथ रह नहीं सकता, तो ये काफ़ी दुखद होता है सर जब अच्छे बच्चों को हम देखते हैं। आपका एक हॉबी पोइट्री भी है, जी सर। तो पोइट्री का रोल क्या रहा हिस्ट्री में? सर पोइट्री का रोल सर हम अगर हम मॉडर्न इंडिया की सिर्फ बात करें सर तो पोइट्री से कहीं ना कहीं सर हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे भगत सिंह भी मेरा रंग दे बसंती चोला, उन पर गाना फिल्माया जाता है, या फिर सर बड़े बड़े पोइट्स हुए सर उन्होंने नारा दिया तो सर उसने कहीं ना कहीं मास मूवमेंट को रैली करने में सपोर्ट किया है। मेडावल हिस्ट्री कुछ पोइट्स का नाम बताइए। सर मेडिवल समय में सर जो सबसे फेमस पोइट हुए सर वो हुए गालिब, फिर हुए सर जॉक, फिर अमीर खुसरो का नाम सुने? जी सर। किनके दरबार पर थे? सर आमिर खुसरो 7 सुल्तानों के दरबार में थे। जी। सबसे फेमस सुल्तान से कौन था? सर सबसे फेमस सुल्तान अलाउद्दीन। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खुसरो ने कुछ लिखा है इतिहास में, आप कैसे देखते हैं उसको? सर चूँकि खुसरो उनके कोर्ट में बैठते थे सर, तो उनके अकाउंट को सर हमेशा एक ज़रूरत है कि हम उसे जैसे का तैसा नहीं ले सकते हैं सर, उसमें हमें ज़रूरत है कि हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करें। वो सर एक ज़्यादा प्रशंसा में लिखा हुआ ज़्यादा अकाउंट है सर, उसमें कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं। तो आपका विचार ये है कि हम पोएट्स के लिखे के बातों को रिलाई नहीं कर सकते हिस्ट्री में? कर सकते हैं सर, बट एक जैसे कि सर रोमिला थापड़ ने कहा कि एम्बेडेड हिस्ट्री होता है सर, वो हम उसको जैसा लिखा है वैसा फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं सर, हमें दूसरे सोर्सेज से भी उसे ज़रूरत है कि हम वेरीफाई करें। अलाउद्दीन खिलजी ने जो उनके क्रिटिसिज्म के बारे में जो लिखा गया था उसको जला दिया था, और जो तारीफ के बारे में लिखा गया था उसको उन्होंने किताबों में छपवा दिया। आप इस घटना कैसे देखते हैं? सर ये तो सत्ता का दुरुपयोग है सर, उस ज़माने में तो शायद ये उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने इसका दुरुपयोग कर लिया। और हम उसी एविडेंस पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक मिसगाइडेड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं? सर मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट वो इवॉल्विंग है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ रहे हैं वही कल पढ़ेंगे, नए रिसर्च होते रहते हैं और उस रिसर्च से नए एविडेंस और नई थ्योरी और नई बातें सामने आते रहती हैं सर। तो ये कभी भी मेरे दृष्टिकोण से सर ये कभी भी इनकम्प्लीट या कंप्लीट भी नहीं हो सकता, ये हमेशा एक इवॉल्विंग फेज में रहेगा। ठीक। अभी तक ऐसा है और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत बस चाहिए। और दीदी कौन था? मेरे रौनक सर को डायरेक्टली भेजिए। मुझे तो क्या मिला? कैसा